हरियाणा सरकार की घेराबंदी कर रहा है। पहले सदन में पिछले सत्र में हमने घमासान देखा, फिर सड़क पर भी संग्राम देखा और सड़क पर संग्राम के बाद लोक भवन में राज्यपाल को ज्ञापन देने का सिलसिला जारी है। यानी विपक्षी दल सरकार को चारों ओर से घेरने की कवायद में जुटेंगे। सबसे पहले कांग्रेस नेताओं ने लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी। आपको याद होगा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने मिलकर राज्यपाल को तमाम मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया था। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हरियाणा में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गैंग वॉर, नशा तस्करी, महिलाओं पर अत्याचार के मामलों से जनता में भय की स्थिति है। हरियाणा में कानून व्यवस्था जैसा कुछ बचा नहीं है। अपराधी खुलेआम घूमते हैं और सरकार के नेता केवल बयानबाजी कर रहे हैं। ज्ञापन में हत्या, लूट और साइबर ठगी की घटनाओं का भी कांग्रेस की ओर से जिक्र किया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के तमाम दावे ग्राउंड पर नहीं उतर पाते हैं। डीजीपी के सख्त आदेश के बावजूद भी पुलिस व्यवस्था ढर्रे पर नहीं लौट पाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिछले सत्र में भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांगे थे, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने पर, कांग्रेस के मुताबिक ठोस कार्रवाई न होने पर अब पार्टी ने सीधे राज्यपाल से दखल की मांग की। कांग्रेस के बाद जेजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात की। कल यानी 2 दिसंबर को पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में जेजेपी ने एमडीयू की रेटिंग, खिलाड़ियों की मौत, कानून व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। जेजेपी के एक दिन बाद यानी आज की हम बात कर लें, इनेलो का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा। पार्टी के अध्यक्ष अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और हरियाणा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। यानी कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी तीनों ही विपक्षी दल अब लोक भवन के जरिए सरकार पर सियासी चढ़ाई कर रहे हैं। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी खास मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी हम आपको दिखाते हैं। हरियाणा की लोक भवन की सियासी दौड़ क्यों? लोक भवन की चढ़ाई में किसकी भलाई है? हरियाणा में क्यों गर्मा गया है सियासी पारा? तो लगातार जो राज्यपाल को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की बात की, उसके बाद जेजेपी की हमने बात की, इनेलो की हमने बात की, तो सरकार को घेरने का जो प्रयास हो रहा है विपक्ष, इसमें कितना कामयाब हो पाएगा? तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 13 नवंबर की पहली तस्वीर है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को आप देख रहे हैं, राव नरेंद्र सिंह हैं, कांग्रेस के तमाम विधायक उनके साथ थे। राज्यपाल से मुलाकात के लिए राजभवन, जिसका नाम अब लोक भवन कर दिया गया है, तो लोक भवन में मुलाकात के लिए विपक्षी नेता किस तरह पहुंचे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिलसिलेवार ढंग से पिछले कुछ दिनों में हुआ है, इसलिए आज इस मुद्दे को हमने चुना है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अलावा जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में इनका डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहुंचा था। यहां भी ज्ञापन दिया गया राज्यपाल को और अब अभय चौटाला पहुंचे। कई मुद्दों को लेकर राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन देते हुए सरकार को घेरने की कवायद की गई है। क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। ये तो कहते हैं, इनका विकास जो है, हरियाणा का विकास नासूर बन गया इनके लिए। ये हरियाणा का विकास चाहते नहीं है। ये सबसे पहली निशानी होती है किसी भी स्टेट की, देश की, प्रदेश की, कि भाई यहाँ खिलाड़ी अच्छे होंगे वो विकास करेगा। उनको ये है ही नहीं। और मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ हरियाणा सरकार को, तुरंत इन स्टेडियमों को ठीक कराएं, नहीं तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं स्वयं सारे स्टेडियम में जाऊँगा और वहाँ लोगों को इकट्ठा करेंगे, इनको बताएंगे, दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। माननीय महामहिम से हमारे डेलीगेशन की एक बड़ी अहम मुलाकात है, जो कि हरियाणा प्रदेश के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के आज इन कैंपस ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन और एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ने वाले लगभग 1.5 लाख छात्रों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमने महामहिम को विद एविडेंस एंड प्रूफ दिखाया है कि एमडीयू, जो कि 2024 मार्च तक 5 साल के लिए नैक एक्रेडिटेड थी, उसकी नैक की एक्रेडिटेशन मार्च 2024 में ख़त्म हो गई और मार्च 2024 के बाद 2 बैचेस एमडी यूनिवर्सिटी के
डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुए हैं, जिन बच्चों की डिग्री के ऊपर नैक A+ रेटिंग लिखा गया है, जो कि पूरी तौर पर गैर संवैधानिक है। कि आपने देखा होगा पिछले लगातार 25 सितंबर के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के छुट भइये नेता लगातार मेरे खिलाफ कोई ना कोई इंटरव्यू दे करके मुझे टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितना मुझे टारगेट करेंगे लोग उतना ही ज़्यादा बड़ा फैसला लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़े होंगे। इसके पीछे भी षड्यंत्र है राजनीतिक दलों के, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी तीनों इस काम में लगी हुई है। ये हमें उलझाने की कोशिश में है, लेकिन ये अपने ही बुने हुए जाल में खुद उलझ जाएंगे। जिस तरह मकड़ी जाल बुनती है, आखिर में उसमें फंस करके मर जाती है कि नहीं मर जाती, ये उसी तरह से मरेंगे सारे के सारे, एक भी नहीं बचेगा इनमें से, सबको साफ कर देंगे। भाई ये तो खाली रौला पाने वाले यहाँ रौला पाते हैं। कांग्रेस का भी यही हाल है, रौला तो पाते हैं ना, पूरा करते कुछ नहीं है। भाई ये तो खाली रौला पाने वाले यहाँ रौला पाते हैं। कांग्रेस का भी यही हाल है, रौला तो पाते हैं ना, पूरा करते कुछ नहीं है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी, कांग्रेस प्रवक्ता आजाद मलिक, साथ ही इनेलो का पक्ष रखेंगे। ओंकार सिंह, इनेलो प्रवक्ता, हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं। प्रवक्ता जेजेपी सुरेश पाठक भी चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत नेहरा जी आपसे करते हैं। सारे ही हरियाणा के विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटेंगे। अब राज्यपाल को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में हर वर्ग के हालात बेहद खराब हैं। तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए राज्यपाल से मुलाकात हो रही है, ज्ञापन दिया जा रहा है, मुलाकात के बाद सरकार को घेरा जा रहा है मीडिया से बातचीत में। क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसको लगभग अभी 1 साल हुआ है, बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। तो जनता जनार्दन ने अपना मैंडेट दिया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ये जो विपक्ष के लोग हैं वो जनता के बीच में गए थे और जनता ने इनको नकारने का काम किया। विपक्ष आज मुद्दे नहीं उठाता है, बल्कि ये मौके की तलाश में रहते हैं। कहीं भी कुछ भी अगर कोई कमी होती है तो उस कमी को सही तरीके से सकारात्मक रूप में सामने ला करके विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय उस पर राजनीति करने का ये काम करते हैं। और जो एक भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए मुद्दे उठाने की, उसको विपक्ष नहीं निभा रहा। और जिस तरह से चारों तरफ अभी बिहार में, उससे पहले हरियाणा में, राज्यपाल से मुलाकात करना ये नकारात्मक है क्या? इसमें कुछ नहीं। देखिए मैं वही कह रहा हूं, मुद्दे जो उठाने चाहिए उनको उठाना चाहिए ज्योति जी। और अभी जिस तरह से सभी राज्यों के अंदर, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बिहार में, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड जीत मिली है, उस जीत से विपक्ष के जो साथी हैं वो परेशान हैं। इनकी अपनी पार्टियों में भगदड़ का माहौल है, सब नेता एक दूसरे की पार्टियों में जाने के लिए तैयार हैं। और देखिए जिस तरह से विपक्ष ने जो बयानबाजी की है, ये सिर्फ बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने का काम करती है। और जनता को काम चाहिए, इनको सिर्फ कैमरा चाहिए। विपक्ष के लोगों को भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी के काम को जनता पसंद करती है। हरियाणा में जनता ने विपक्ष को चुनाव में पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से खारिज कर दिया। और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ज्योति जी पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी सरकार अपने, चाहे किसान हैं, चाहे हमारे खिलाड़ी हैं, हम पूरी तरह से अपने खिलाड़ियों के साथ, अपने किसानों के साथ में खड़े हैं। और जिस तरीके से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी फसलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने MSP देने का काम किया है, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो अभी किस्त जारी की थी पीछे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हरियाणा प्रदेश के लाखों किसानों के अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा करके देश भर के अंदर किसानों को राहत देने का काम किया है। चाहे फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे ब्याज मुक्त ऋण देने की बात हो, चाहे फसल को खरीदने के जो सिस्टम है उसको पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने की बात हो। आज 72 घंटे के अंदर किसान के अकाउंट में पेमेंट हम लोग करने का काम करते हैं। मंडियों के अंदर व्यवस्था को हमने ठीक करने का काम किया है और जो खरीद सिस्टम है उसको पारदर्शी बनाने का काम किया है। जहां तक खिलाड़ियों की बात है, आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी सुविधा अपने खिलाड़ियों को देता है।
सबसे ज्यादा राशि देने का हम काम करते हैं। ओलंपिक में गोल्ड लाने पे हम 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़ का हम सब कुछ करते हैं, हम सबसे अच्छा करते हैं खिलाड़ियों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन प्रैक्टिस करते अगर हमारे खिलाड़ियों की मौत हो जाती है तो जवाबदेही सरकार की होती है, भी आप जानते हैं। इसे लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। ठीक है, इनामी राशि हम सबसे अच्छी दे रहे हैं, या तमाम जो सुविधाएं हैं खिलाड़ियों को सबसे अच्छी दे रहे हैं, और खिलाड़ी भी सबसे अच्छा ही कर रहे हैं। 1/3 मेडल्स जो मेडल टैली पर रहते हैं वो हरियाणा के खिलाड़ियों के रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं कि मुद्दा ही खत्म हो गया, या विपक्ष जो खिलाड़ियों की मौत को लेकर घेर रहा है। राज्यपाल से भी इस विषय पर भी बात की गई है, मीडिया से बातचीत में भी कहा जा रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप दोनों ही ओर से जारी है। तो ये खिलाड़ियों की मौत मामले की गंभीरता कम नहीं हो जाती है कह देने से कि हम देश में सबसे अधिक सुविधाएं दे रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। और ये ऐसे बहुत सारी, ये बहुत संजीदा मुद्दा के इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर विपक्ष इन दिनों आपको लगातार आपकी सरकार को घेर रहा है। मलिक जी, आपका रुख करते हुए, नेहरा साहब को आपने सुना, सीएम साहब को भी आपने सुना, उनका भी कहना है कि मुद्दे नहीं बचे हैं विपक्ष के पास, केवल शोरगुल किया जा रहा है। नेहरा जी तो ये भी कह रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर अब आप लोग सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर करीब साल भर पहले जनता के बीच गए थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बीजेपी ने ही हैट्रिक लगाई। जनता आपके इन मुद्दों को नहीं सुन रही है बीजेपी के मुताबिक। पहले तो मैडम मैं आपके चैनल का और सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। रही बात भाई साहब ने जो बात कही है, हरियाणा के अंदर टोटल कुल मिलाकर 672 स्टेडियम हैं। एक आपकी आवाज नहीं आ रही मलिक जी। चलिए एक बार फिर से आपके पास आएंगे, अभी आपकी आवाज नहीं मिल रही है। ओंकार जी, जो चर्चा के सवाल हैं उन पर तो आप नजर डालते ही हैं, साथ ही अभय चौटाला जो कह रहे हैं अलग अलग, चाहे किसानों की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, उनकी खुद की सुरक्षा को लेकर भी हाईकोर्ट भी गए और सरकार को भी वो घेर रहे हैं। अब तो लेकिन बीजेपी ये कहती है कि मुद्दे हैं नहीं विपक्ष के पास, केवल सियासत चमकाने के लिए या फिर सुर्खियों में बने रहने के लिए कभी बयानबाजी कर दी जाती है तो कभी राज्यपाल से मुलाकात हो जाती है। सरकार को घेरने का बहाना क्योंकि विपक्ष को चाहिए। ज्योति जी, जो मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं है, और जो ये कह रहे हैं 1 साल पहले इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता में गए थे, उनको ये पता होना चाहिए कि तीसरी बार प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनी है तो कांग्रेस की बदौलत बनी है। जनता ने प्रचंड बहुमत कांग्रेस को देना था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की आपसी फूट, संगठन का ना होना और अपने खिलाड़ियों को हराने के लिए अपने ही खिलाड़ी उतार देना, इन सब व्यवस्थाओं के कारण बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई। और इनको भी मालूम है आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, हताश है, दुखी है। आप देखिए कौन सा वर्ग सुखी है। और ये बात मुद्दों की करते हैं, मुद्दे तो इतने ज्यादा है कि अगर हर रोज एक मुद्दा उठाएं तो 365 दिन में मुद्दे। ये सिर्फ घोषणाओं की सरकार है और हर बार कोई प्रोग्राम दे देते हैं, जनता का रुख चेंज करने की कोशिश करते हैं। आपने एक बात पहले कही थी कि तीनों विपक्षी दलों में होड़ मची है। देखिए अभय चौटाला जी एक एक्टिव व्यक्ति हैं आज के दिन में पूरे प्रदेश की राजनीति में। आप किसी से भी पूछ लो, अगर कोई व्यक्ति, कोई चेहरा प्रदेश की जनता में इस वक्त सम्मुख नजर आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। प्रदेश की जनता ने 2024 में कांग्रेस को सत्ता सौंपने की तैयारी कर ली थी, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनके बेटे, इन दोनों की नालायकी और नाकामी के कारण तीसरी बार जो प्रदेश की सरकार बनी इन्होंने बनवाई। अब प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला और इनेलो की तरफ देख रही है। आज देखिए बम्पर ज्वाइनिंग हुई, हर एक हल्के में से लोग आए ज्वाइनिंग करने के लिए। और जहां तक आपने कहा कि राजभवन में जाने की, लोक भवन में जाने के लिए तीनों पार्टियां गई, तो इनकी मजबूरी है, कांग्रेस और जेजेपी की मजबूरी है। अब आज के दिन में हरियाणा प्रदेश में अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो मात्र 2 विधायक होते हुए क्या मजबूरी है? तो आपसे पहले जाकर आ गए हैं, और प्रदेश कांग्रेस भी आपसे पहले जाकर आ गई, जेजेपी भी आपसे पहले जाकर आ गई, आप लोग अब गए हैं। जो भी हो चुकी है, इनको नजर आ रहा है कि इनेलो आज एक्टिव होगी, तो ये हमारे को देखते हुए खुद एक बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोकप्रियता कम करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जनता जान चुकी है बीजेपी के हाथों में प्रदेश सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ
देश को लूटना चाहते बात कितने हैं, लोगों से प्रदेश हुई? को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, जिस समय भी चुनाव का माहौल आएगा, एकमात्र विपक्षी दल जो आज इंडियन नेशनल लोकदल निभा रही है, वो इंडियन नेशनल लोकदल जनता को राह दिखाने का काम करेगी और जनता की प्रत्येक ख्वाहिश पर पूरा उतरेगी। मलिक जी, आपकी आवाज अगर हमें मिल जाती है इस बार तो आप जवाब दीजिएगा। बीजेपी सीएम साहब भी कह रहे हैं मुद्दे नहीं है, कोरी सियासत कर रहा है विपक्ष, और जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं बीजेपी के मुताबिक कुछ नया नहीं है इनमें। आवाज किसकी आ रही है? आप में से कोई डिस्टरबेंस आ रही है? प्लीज अगर आपसे सवाल ना पूछा जाए तो आप फोन म्यूट कर लीजिए अपना अपना। मेरा सवाल ये कि इन मुद्दों को लेकर तो जनता के बीच भी गए थे लेकिन जनता ने नहीं स्वीकारा, इसका मतलब दम नहीं इन मुद्दों में? हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, मलिक जी बोलिए। अच्छा, जो ये नैना भाई साहब कह रहे थे ना कि खिलाड़ियों की बात, मैं खिलाड़ियों की बात करता हूँ। हरियाणा छोटा प्रांत है परंतु पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा ही लाता है। और हरियाणा के अंदर 672 स्टेडियम है। एक स्टेडियम में भी अगर कोई जाके ये देख ले कि वॉशरूम तक भी वहां पर किसी प्रकार का कोई ट्रैक से बाथरूम से भी, आपके सामने दो हमारे होनहार जो एक इतने वो थे साथी, उनकी दो की मौत हुई। ये किसकी लापरवाही है? सरकार की लापरवाही है। जो कि हरियाणा के अंदर मेडल हरियाणा के अंदर आते हैं, बजट गुजरात के अंदर जाता है। गुजरात का 40% बजट है, हरियाणा का 3% बजट है, जो कि टोटल 65 करोड़ रुपया, और गुजरात का 500 करोड़ रुपया, जो कि गुजरात में एक मेडल भी नहीं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सिर्फ ये कहने कुआने के हैं हरियाणा के प्रति, ना तो ये अपना विधानसभा के प्रति, ना ये खिलाड़ियों के प्रति, ना ये किसानों के प्रति। ये तो बीजेपी ने 2014 में रिकॉर्ड बनाया और 2024 में नायब सिंह सैनी के नाम पर उनकी अगुवाई पर सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। तो कहने कमाने के कैसे आपके कहने से हो जाएंगे? क्या कहने कमाने के? जनता ने चुनकर भेजा है, और ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी ने बिना सीएम का नाम अनाउंस किए चुनाव लड़े हों। नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान करते हुए चुनाव लड़े, 48 सीटें जीती। तो आप लोग ऐसे कहेंगे कहने कमाने की सीएम में, ऐसे क्या बहुत अच्छा संदेश देते हैं आप पब्लिक को? कोई पॉजिटिव बातें नहीं। खिलाड़ी के ऊपर आए तो आप ये देखिए, हरियाणा का कुल बजट 65 करोड़ है और गुजरात का 500 करोड़ है, जो कि वहां पर एक मेडल भी नहीं। हमारा 3% बजट और वहां का 40% बजट, और उसके ऊपर जो ये बजट मिला ये भी कोई स्टेडियमों में अधिकारियों। अब ये देखिए, जब कोई सांप चला जाता है ये पहाड़ पीटते हैं। इसी तरह तो अब ये दिल्ली में ये अपना ये यूनिवर्सिटी का हुआ। अब ये स्टेडियम है पहलवान, जो कि एक कह रहे जाकर मंत्री जी 5 लाख रुपए। अरे भाई, एक ओलंपिक इतना युवा साथी हमारा प्लेयर है जो कल मेडल लाने थे उसने, और ये जाकर मुंह के उठ में जीरा डाल रहे हैं। और ये बात करते हैं खिलाड़ियों की, खिलाड़ी और किसानों की बात करते हैं। किसानों की कहा था दुगनी आय होगी, एमएसपी मिल गया। 13 महीने किसान यहाँ रहे बॉर्डर पे, आज तक का पूरे वर्ल्ड में इतिहास बनाया है। कहा था उस 5 साल हो गए समझौते को लागू कर दिया। कोई भी किसान पे, खिलाड़ी पे, प्रशासन, शासन, आज गैंगस्टरों का 55 गैंगस्टर हरियाणा के अंदर जो दिन रात, अब कल भिवानी और ये दिल्ली का कोई न कोई फायरिंग हो रही है। ये सारा फेलियर है। कहने ने तो ये कुछ कहो, कहने ने अपनी बात ने कुछ कहते रहो। राजधानी पे ये नहीं बोल सकते, विधानसभा भी ये नहीं बोल सकते। अभी कुछ चुनाव हरियाणा के थे, उस टाइम कह रहे थे कि हम विधानसभा बना रहे हैं। अच्छी बात है, बना रहे हो। 126 2029 परिसमन के तहत चुनाव होंगे तो 126 विधायक हैं। इन्होंने ही 22 में एजेंडा उठाया, जमीन दे ली 10 एकड़, 12 एकड़ का वो हो गया। अभी मीटिंग आई, पंजाब के चुनाव दिखे तो साफ कह दिया कि केंद्र में सरकार किसकी है, हरियाणा में सरकार किसकी है, किससे परमिशन लेनी है, केंद्र ने देनी। गृह मंत्री कह रहे हैं अगर यहाँ पर विधानसभा नहीं बन सकती। नहीं, कब कहा गृह मंत्री ने? क्यों भाई, किस चीज? तो गृह मंत्रालय से ही आया है, फरीदाबाद में मीटिंग थी कि भाई ये विधानसभा का कार्य बंद, कारण कि पंजाब में चुनाव है। नहीं, ऑफिशियली कोई बयान या कुछ चिट्ठी पत्र अगर ऑफिशियली कुछ आया है तो आप उस बात का जिक्र करें। ये हरियाणा के चुनाव में 1 साल हुए हैं। मैं जेडीपी से सवाल कर लेती हूँ मलिक जी। यूटी किसके अंदर है? मलिक जी सुनिए आप अभी। पाठक जी, क्योंकि इस बार आप लोग खाता नहीं खोल पाए, जाहिर है सत्र में तो जनता ने मौका नहीं दिया, सदन में मौका नहीं दिया आवाज उठाने का, लेकिन जब कभी जनता के बीच जा रहे हैं या फिर अब राज्यपाल से भी मुलाकात की गई, मुद्दों को उठा रहे हैं, तो लग रहा है कि जनता आप लोगों को गंभीरता से ले रही है, या जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं सरकार उनको गंभीरता से लेके?
देखिए आरोप नहीं लगा ज्योति जी, रहे, जब सच्चाई बात बता रहे हैं। सवाल जनहित का है और जनता के हितों से जुड़ा हुआ है, तो जनता उस टाइम पे किसी भी राजनीतिक दल को ये नहीं देखना चाहिए कि उसके पास कितनी सीटें हैं या वो कितनी सीटों पे काम कर रही है। मैं तो केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में वो कोई भी वर्ग है, वो चाहे किसान वर्ग है, चाहे कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, छात्र वर्ग है या खिलाड़ी है, आज की मौजूदा सरकार में जो उनकी दुर्दशा है इस टाइम पे, तो किसी ना किसी वर्ग को, तो किसी ना किसी राजनीतिक दल को तो इस टाइम पे पहल करनी पड़ेगी। जहां तक अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, आज कांग्रेस पार्टी जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल खुला चीज ये नहीं कह पा रही कि मैंडेट तो जनता ने 2024 में आपको दिया था, जनता तो आपको जिताना चाहती थी, लेकिन आपकी आपसी फूट थी जिसका ताज बीजेपी को मिल गया और नायब सिंह सैनी जी की जो मुख्यमंत्री बने वो केवल और केवल आपके कारण बने। आपने अपने विधायकों को, आपने जो अपने कैंडिडेट उतारे थे, आप उनको संजो कर नहीं रख सके, अपने संगठन को बनाकर नहीं रख सके। इसका खामियाजा आज हरियाणा प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। दूसरी चीज यही कहना चाहूंगा, मैं हैरान होती हूँ कि जिनके 0 है विधायकों की संख्या, वो भी जिनके 2 संख्या है विधायकों की, वो मुख्य विपक्षी पार्टी को ही निशाने पर रखते हैं। 37 है उनके, तो वोट फीसद तो बहुत कम है। तो आप लोगों से तो बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा इन लोगों ने। कभी आप लोग खुद का भी विश्लेषण, कोई एनालिसिस करते हैं कि अपनी समीक्षा करते हैं हम कहां चुके? और मेरा सवाल हालांकि आज की तारीख में जो सियासत है हरियाणा की, कि जनता कितना गंभीरता से ले रही है आप जो बातें उठा रहे हैं, या सरकार कितना गंभीरता से लेगी उनके उत्तर देने को लेकर, क्योंकि सीएम साहब तो कह देते हैं मुद्दे हैं नहीं, आप लोग केवल मुद्दे भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। 7 तारीख को जुलाना में पार्टी का स्थापना दिवस का प्रोग्राम है। जननायक जनता पार्टी के प्रति जनता की क्या आस्था है, क्या उम्मीदें हैं, आप 7 तारीख को जुलाना में आके देखिए। मैं तो आपको साथी प्रवक्ताओं को भी आमंत्रित करता हूं कि पार्टी के स्थापना दिवस का एक भव्य कार्यक्रम है, आप उसमें आइए और देखिए पार्टी के प्रति जनता का समर्पण क्या है। मैं तो केवल, और जो मुद्दे की बात है, मैं तो मुद्दे की बात पे आना चाहता हूँ। कल जो मुद्दा था वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू से जुड़ा हुआ मुद्दा था। वो खिलाड़ियों की जो अभी दुर्घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी जिसमें 2 खिलाड़ी हमारे प्रदेश के जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो मुद्दा था, एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। दुष्यंत जी अपने कार्यक्रमों को छोड़ के, महामहिम का समय मिला और वो अपने कार्यक्रमों को छोड़ के चंडीगढ़ आए, उन्होंने महामहिम को ज्ञापन दिया। कारण क्या है कि आज की तारीख में सरकार केवल और केवल एक तानाशाह प्रवृत्ति में आ गई है। सरकार किसी की भी बात सुनना नहीं चाहती है। अभी प्रवक्ता बीजेपी अपनी बहुत ही ज्यादा उपलब्धियां बता रहे थे कि हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 1 साल में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हमने ये सब किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में जो पैसा डाला है, 2000 रुपए जो डालते हैं, वो पैसा भी दिया है। लेकिन इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन पर बात नहीं की, इन्होंने बात नहीं की। आज लाडो लक्ष्मी योजना के इन्होंने एक आंकड़े दिए हैं कि 7 लाख बहनों के खाते में पैसा डाला, लेकिन जब चुनाव हुआ था उस टाइम पे ये आंकड़ा 25 लाख था। अब ये बताए ना कि बाकी का जो बैलेंस बचा है, बाकी का जो 7 लाख से ऊपर 18 लाख का आंकड़ा है महिलाओं के, उनके खाते में लाडो लक्ष्मी योजना की किस्त कब आएगी, उनके खाते में कब पैसा आएगा? क्योंकि आपने कंडीशन तो उस टाइम पे कोई लगाई नहीं थी। चुनाव जीतने के बाद आपने उसको भी कंडीशनल कर दिया। किसानों को डीएपी खाद, किसानों को जब अभी पीछे बरसात आई, बाढ़ आई, बाढ़ के टाइम पे जो गिरदावरी होनी थी, उस गिरदावरी का मुआवजा आज तक नहीं मिला। वो मुआवजा कब मिलेगा? आप उस चीज पे बात कीजिए ना। आप केवल उन चीजों को अपनी उपलब्धियां बता देते हैं। आप बात करते हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। मैं तो कहता हूं आज टीवी चैनल के माध्यम से आप बताइए ना, विपक्ष की भूमिका क्या है जो विपक्ष निभाए आज बैठ के। जननायक जनता पार्टी बेशक आज विधानसभा में नहीं है, जननायक जनता पार्टी की सीट नहीं है, लेकिन जननायक जनता पार्टी लोगों के बीच में रहकर अपना काम करना जानती है। और मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई भी दल है, जितनी फ्रीक्वेंटली हम लोग काम कर रहे हैं, जितने सभ्य तरीके से हम लोग मुद्दों को उठा रहे हैं, उस तरीके से आज की तारीख में आप देखें कोई भी राजनीतिक दल उन मुद्दों को उठा रहा हो या उन पे काम कर रहा हो। चलिए, सभी के दावे हैं। इनेलो भी कहती है कि हम मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका अदा कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं हम ही सक्रिय हैं, और कांग्रेस तो है ही मुख्य विपक्षी पार्टी। नेहरा जी, सभी पार्टियों का, सभी दलों का दावा ये है कि हर एक वर्ग परेशान है, जिसमें पिछले बात में भी हमने चर्चा की थी, इसे लेकर किसानों को लेकर भी लगातार घेरा जाता है। आप कहते हैं हम देश में सर्वाधिक फसलों पर एमएसपी देने वाला राज्य है, और फसलों के भुगतान को लेकर या फसलों के उठान को लेकर फटाफट गिरदावरी करवाने से मुआवजा देने तक। लेकिन विपक्ष ये कहते हैं किसान तो परेशान हैं।
मुआवजा राशि हो या एमएसपी की बातें हो, किसान परेशान है, खिलाड़ियों का मुद्दा हाल फिलहाल है ही, कानून व्यवस्था को लेकर तो लगातार पिछले सत्र में भी हमने देखा विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया। इस बार के शीतकालीन सत्र में भी बहुत संभव ये है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा फिर उठे। तो ठीक है, चुनाव जीत लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद ये कह देना क्योंकि हम जीत गए थे तो विपक्ष जो सवाल उठाएगा या आरोप लगाएगा उन्हें ऐसा नहीं कि आप लोग कम गंभीरता से लेंगे। विपक्ष 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 5 साल आप लोगों को हो जाए, लेकिन विपक्ष घेरेगा जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर। काम करती है और मुझे तो बड़ा अचरज होता है कि जिनको चुनावों में अंडा मिला है या जिनको 2 अंडे एक साथ मिले हैं वो भी अगर बड़ी बड़ी बात करें तो बड़ा अचरज होता है कि चुनाव में एक को अंडा मिला है और एक को 2 अंडे एक साथ मिले हैं कि बैठ के सेकते रहिए इनको, तो वो लोग भी बड़ी बड़ी बात करते हैं। इनको तो सोचना चाहिए कि भैया आपको जनता ने नकारा क्यों? क्योंकि जनता ने आपके ऊपर विश्वास नहीं जताया, जनता को विश्वास नहीं है आपके ऊपर। इनेलो जेजेपी के तो जो अपने स्वयंभू सुप्रीमो बनते हैं उनको जनता ने बुरी तरह से हराने का काम किया है। तो इन लोगों को कुछ भी कहने से पहले 10 बार ये सोचना चाहिए कि ठीक तरीके से काम करो, नहीं तो अब की बार और बुरी हालत होने वाली है। सभी सीटों पे जमानत जब्त हो जाएगी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से आपसी फूट है, गुटबाजी है, अभी भी इनके भ्रष्टाचार छन छन के बाहर निकल रहे हैं सरकार से इतना टाइम हो गया गए हुए। और जहां तक आपने किसानों की बात की, देखिए किसानों के आशीर्वाद से, खिलाड़ियों के आशीर्वाद से और कानून व्यवस्था हमने अच्छी की है, इसीलिए तो जनता जनार्दन ने आशीर्वाद हमें देने का काम किया है। हमने कानून व्यवस्था अच्छी करने का काम किया है। जब से हमारे डीजीपी साहब आए हैं और उसमें पहनापन उन्होंने लाने का काम किया है, खुद थानों को नहीं, कानून व्यवस्था तो ठीक है, काम चल रहा है कानून व्यवस्था पर, लेकिन एक चुनौती तो है इस वक्त। देखिए निश्चित रूप से चुनौती तो हमेशा रहती है मैडम, लेकिन जहां तक किसानों का विषय है, खिलाड़ियों का विषय है, हमने हर विषय के ऊपर पूरे अच्छे तरीके से जनता के बीच में जाकर के काम किया है। किसानों के लिए तो अगर मैं बात करूं, इस सरकार ने फसल खराब होना एक किसान की बड़ी समस्या होती है। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमने अभी तक किसानों को फसल खराबे का मुआवजे के रूप में दी है, जो कांग्रेस 1-1, 2-2 रुपए का चेक उनको देती थी। हमने आज किसान को पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली 12 के किसान को हरियाणा की सरकार देने का काम करती है। सभी फसलों पे एमएसपी मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। हर ट्रेल तक हमने पानी पहुंचाने का काम किया है। गांवों के अंदर हमने 6200 में से 5900 के आसपास गांव ऐसे हैं आज जहां 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ईमानदारी से सरकारी नौकरी देने का काम, लगभग 2 लाख सरकारी नौकरी ईमानदारी से देने का हमारी सरकार ने काम किया है। महिलाओं को सुरक्षा दी है, उनको मजबूत किया है और लिंग अनुपात में हमने सुधार करने का काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर हमारी सरकार ने काम किया है। और गरीबों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने विशेष तौर पे योजनाएं चलाई हैं, जिसके माध्यम से गरीबों का जो जीवन है वो ऊपर उठाने का हमने काम किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य का जो स्तर है उसको हमने मजबूत किया है। भ्रष्टाचार के ऊपर हमने करारा प्रहार करने का काम किया है। हम ये दावा नहीं करते कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन उसमें पहले के मुकाबले आपके जवाब से तो लग रहा है, आपके जवाब से तो लग रहा है नेहरा जी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं हरियाणा की। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है मैडम, आज भी समस्याएं हैं, आज भी परेशानियां हैं, लेकिन हमने नहीं, आप तो एडमिट ही नहीं करते हैं। सीएम साहब हालांकि खुद मानते हैं कि हम संकल्प पत्र पर काम कर रहे हैं, इतने वादे हमने 1 साल में पूरे किए, इतने पाइपलाइन में हैं, इतने आने वाले दिनों में हम पूरे करेंगे, ये हमारी प्लानिंग रोड मैप है। लेकिन आपके मुताबिक तो आ गया है राम राज्य, बेहद आदर्श हालात हैं हरियाणा के। अब सिरे से ठीक है, देखिए होना ये चाहिए। अगर हम स्वस्थ लोकतंत्र की बात करें, आप लोग भी जो आप कर रहे हैं वो आप गिनवाएं, जो आपके सामने चुनौतियां हैं उनका भी जिक्र हो, जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी भी बातें हो। विपक्ष हालांकि वो कर ही लेता है, लेकिन विपक्ष जो भी आरोप लगाए उनको सिरे से आप खारिज कर देंगे, ये भी ठीक नहीं है। नहीं देखिए, ये ऐसा भी नहीं ना कि लोग झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है ये 19 का 21 बोल रहे हो, ज्यादा करके बता रहे हो, लेकिन परेशानियां तो कुछ होंगी ही ना। आप ये कहते हैं किसानों की स्थिति तो बहुत अच्छी है जी, कोई परेशानी है ही नहीं, तो सुधार कैसे हो पाएगा? कानून व्यवस्था को लेकर आप खुद ही गुणगान कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, उस पर भी काम चल रहा है, वहां भी चुनौतियां हैं। और ये हर सरकार में, हर राज्य में होता है, सरकार निरंतर इन पर काम करती है। लेकिन ये कह देना बहुत अच्छे हालात हो गए हैं, फिर तो सुधार होगा ही नहीं। देखिए ज्योति जी, फिर तो आपके मुताबिक विपक्ष कोरा झूठ बोल रहा है। ज्योति जी देखिए, पूरी समस्याओं का समाधान हो गया। इस तरीके की बात तो ना माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ना हम लोग कहते हैं, लेकिन अधिकांश जो समस्याएं थी उनका समाधान करके और लगभग पूरी समस्याओं के समाधान करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
हम अपने मैनिफेस्टो के जो अधिकतर वादे थे उनको पूरा कर चुके हैं, या कुछ पे हम तेजी से काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने बात की जो कानून व्यवस्था की बात हो या किसानों की बात हो, किसानों का तो आज हरियाणा प्रदेश देश के अंदर अकेला ऐसा प्रदेश है ज्योति मैडम कि जहां 99% जो किसान है उसकी फसल को एमएसपी पे हम खरीदने का काम करते हैं। 2015 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो कहती थी देश भर के अंदर मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिलती है। उस समय लगभग 4 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके थे एमएसपी ना मिलने के कारण। और खुद जो किसानों के लिए मसीहा रहे हैं, सबसे ज्यादा काम किया है स्वामीनाथन जी की आयोग की सिफारिशों को जो कांग्रेस 2006 से 14 तक लागू नहीं कर पाई थी, 2017 में ट्वीट करके खुद स्वामीनाथन जी ने कहा था कि मेरी सिफारिशों को किसानों के हित में अगर लागू करने का किसी ने काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये ऑन रिकॉर्ड मेरे साथी आज भी चेक कर सकते हैं। जहां तक खिलाड़ियों का विषय, जो 2 खिलाड़ी जो हमारे जवान हमारे बीच से गए हैं उनका हमें बहुत दुख है ज्योति मैडम, और जो भी उसके बारे में दोषी होगा उसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे और आगे से हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी घटना ना हो पाए। हालांकि जांच उसमें चल रही है, जांच में जो दोषी मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। उसमें कई सारी चीजें निकल के भी आ रही है कि भाई जो रोहतक के आसपास जो जमीन थी वो पंचायत वहां पे नर्सरी चलाने का काम करती थी, सरपंच से उन लोगों ने कहा कि भाई यहाँ व्यवस्था को ठीक करें, उन्होंने नहीं किया। लेकिन ओवरऑल जो जिम्मेदारी है वो सरकार की बनती है, सरकार की जिम्मेदारी से हम लोग बच नहीं सकते। और हमारे जो खेल मंत्री है श्री गौरव गौतम जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा ज्योति मैडम कि जो भी दोषी पाया जाएगा हम जांच उसमें करा रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेंगी। और फिलहाल सरकार ने जो भी कार्रवाई वहां के जो हमारे खेल अधिकारी हैं उनके ऊपर ठीक है, विभाग ने तो खुद को क्लीन चिट दे ही दी है ना कि नर्सरी है या फिर स्टेडियम गए, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, ये विभाग के अंडर नहीं है, ये कहकर खुद को तो क्लीन चिट हालांकि दे दी है, लेकिन कार्रवाई भी हो रही है, निर्धारित भी किया जा रहा है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। ठीक है, जांच भी जारी है। खेल अधिकारियों के ऊपर मैडम ये जो कह रहे हैं इनके कहने से क्या है, स्कूल में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्टेडियम का पोल कोई एक दिन में जर नहीं खा गया, वो अगर एक दिन में जर खाकर टूट के गिर गया। और ये इतने दिन से जो अधिकारियों का जो बजट भी था जिसका 3% बजट था, इस बजट को भी स्टेडियम में नहीं लगा पाई है, मात्र 3% हरियाणा को, उसको भी नहीं लगा पाई। जिम्मेदारी है ये सरकार इसमें अपनी। और रही बात ये किसानी की करते हैं, किसानी का जो कानून ले आए थे कोरोना काल में, रातों रात में कौन से किसान ही देसी थे, 13 महीने तक बैठे रहे। अब रही बात है एमएसपी की, हरियाणा की बात करते हैं, गन्ना मिल का अभी तक भुगतान नहीं हुआ, 1-1 साल हो गए उनको। रही बात खाद नकली, तेरा जी साथ मत बोलिए ना, पेस्टिसाइड नकली, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। कॉर्पोरेट पे किसानों की जो बात कर रहे हैं, किसानों की किसी मंडी में भी एक में भी एमएसपी पे मेरा जी मैं नहीं सुन पा रही हूँ, आप में से कौन क्या बात किसान कर को रहा है? एमएसपी नहीं दर्शक भी नहीं सुन पा रहे। ये कितना बड़ा फ्रॉड है। हर मंडी के अंदर एजिटेशन हुआ है, कोई मंडी ऐसी नहीं है जिसके अंदर किसान मजबूरी में बेचारा देखा हुआ है। एमएसपी कागजों में तो भरी गई, किसान को एमएसपी नहीं मिली। अच्छा मलिक जी, बीजेपी ये कहती है, कई बार मैंने हुड्डा साहब से भी पूछा है ये, आप लोग जब ये कहें कि किसान अब परेशान हैं, किसानों के लिए हमने बहुत काम किया, अब जब आप मुआवजे की बात करते हैं, मुआवजा राशि की बात करते हैं, तो बीजेपी ये कहती है हमने ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है पिछले 11 साल में मुआवजे को लेकर, सबसे अधिक देने में। आपकी सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में 2 रुपए के चेक दिए जाते थे, 3 रुपए के चेक, ये अब भी है पब्लिक डोमेन में, आप ये जानते हैं। किसानों का अपमान करते थे मुआवजे के नाम पर। तो अब आपको लगता है कि किसान यकीन करेंगे जब आप कहेंगे कि हम किसान हितैषी हैं और ये वर्तमान सरकार मुआवजा नहीं दे रही है? कांग्रेस के राज में तो जीरी राज में गई थी, ये कितने साल, कितनी बार, कितने सीजन में, ठीक है, वो ये नारा था, ये इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन ये जो 2-2 रुपए 3-3 रुपए बांटे गए थे, ये तो एक ऐसा सवाल है जब भी आप किसानों पर बात करेंगे कांग्रेस के सामने खड़ा होगा ये सवाल। बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आपने नारा सुना होगा, बड़ा नारा वो होया था, अब कांग्रेस के राज में जीरी गई जहाज में, वो उस टाइम का आज तक भी वो नहीं दे पाए कांग्रेस के राज का मूल्य। चलिए वो कांग्रेस भी नहीं, वो हुड्डा के राज में है वो नारा, आप जानते हैं वो भी, ठीक है। लेकिन ये चेक वाले सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मुआवजा राशि की जब आप बात करते हैं, बीजेपी कहती है, किस मुंह से सवाल पूछते हैं आप मुआवजे को लेकर? फसल ठीक टाइम पे ठीक उसको प्राइस मिलेगा, तो कौन से चेक की बात कर रही है? किसी का हो सकता कोई 50-100 कट्ठी खेवट होगी, उसमें कुछ ले गया होगा, वो अपना मुद्दा बुना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा मुआवजा मिला, ठीक टाइम पे मिला। और आज इस टाइम ना गन्ने का भुगतान है, ना इनका किसी प्रकार का जो फ्लड के अंदर किसान कितनी 3 तरह की मार हुई है इस टाइम, प्रकृति की मार हुई, फिर सरकार से एमएसपी की मार हुई।
और अब तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है फ्लड केस में। ये कहते हैं कि हमने ये दे दिया, अगर किसानों ने मिट्टी तक नहीं उठी, फसल का वो नहीं हो लिया। और इस तरह से ये किसानों के हरियाणा का नाम छोटा प्रांत है, परंतु इसका नाम पूरे देश, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये दोनों चीजों से गिना जाता है, किसानी खुशहाली से और पहलवानी से। और ये दोनों ही चीज को इन्होंने, पहलवान को भी किसान को भी। और रही बात यह लिया का एक स्कीम अग्निवीर, ये यहाँ कहां से होते हैं? ये जितना भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और किसान, यहाँ के बच्चे जो अपनी मेहनत करते हैं, अग्निवीर लिया दिया 4 साल का। अरे 3 ही चीज थी, जवान, किसान और पहलवान। ये तो जिसके नाम के पीछे आन लगी उसको मिटाने पे है, किसान को मिटाने पे है, पहलवान को मिटाने पे है। और रही बात इसकी अपना जवान को, कहाँ की बात करते हैं ये मेरे घर से 5 आदमी आर्मी में है, मेरे को पता है अग्निवीर का क्या है ये। और सबसे ज्यादा हरियाणा का जवान फौज में भर्ती होता है। कहते हैं गुजरात का शहीद नहीं होता। अरे शहीद तो जब होगा ना जब वो भर्ती होगा, एक भी नहीं होता। शहादत को तो हम ना बांटे राज्यों में, ठीक है। हरियाणा का ओंकार जी, किसानों का मुद्दा भी आप लोग जोर शोर से उठाते हैं, किसान कमेरे की पार्टी होने का दावा करते हैं, लेकिन केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी ये कहती है, आप लोग सरकार में आने के लिए वादा करते थे कि ना बिजली के बिल होंगे ना बिजली मीटर होंगे, लेकिन किसानों ने जब वादा याद दिलाया तो किसानों को बदले में क्या मिला, इसे लेकर भी बार बार सवाल उठते हैं। तो अब बीजेपी ये कहती है सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, 72 घंटे के अंदर भुगतान कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मुआवजा राशि दे रहे हैं, जब हम केवल किसानों की अगर बात करते हैं। खाली कागजों में है। ओंकार जी से मेरा प्रश्न है, 300 रुपये, 250 रुपये एमएसपी का रिकॉर्ड में तो भरी जा रही है, किसान को नहीं मिल रही। ये करनाल, पिपली। ओंकार जी से बात कर, मलिक जी की ऑडियो डाउन करें। ओंकार जी, आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं क्या? मेरे से कहा आपने? जी, किसानों को लेकर आप लोग कहते हैं किसान कमेरे की पार्टी है, लेकिन कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कंडेला कांड को याद दिलाते हैं, कभी कहते हैं आप लोगों ने क्या कहा था, बिजली बिल माफ कर देंगे, किसानों ने वादा याद दिलाया तो किसानों को क्या मिला। तो ये तमाम जब तुलना होती है किसानों की, जवानों की, खिलाड़ियों की, तब सवाल सब पर ही उठते हैं ये कि आपकी सरकार में क्या हुआ। ने भी स्पष्ट किया जो मैम की बात करते हैं उनका वहम काट देंगे। और दूसरी बात, ये बीजेपी सरकार कहती है हम एमएसपी पे सबसे ज्यादा फसलें खरीद रही हैं, ये 24 फसलें एमएसपी पे खरीदने की बात करते हैं, जबकि हरियाणा में जूट और नारियल कहाँ होता है? इनके 24 फसलों में जूट और नारियल है। नारियल क्या हरियाणा में कहीं पैदा होता है? ये एमएसपी की बात करते हैं, अगर एमएसपी दे रहे होते तो किसान आज भी परेशान क्यों होते? मात्र 2000 रुपए का लॉलीपॉप देके किसान को ये जुमला दिखाना चाहते हैं, लेकिन किसान इस वक्त जो जागरूक हो चुका है, तीसरी बार जो सरकार बनी है वो 100% कांग्रेस की गलतियों के खमियाजा भुगती है पूरे प्रदेश की जनता। और यही कारण है आज लोकदल मजबूत हो रहा है, लोकदल अपने पुरानी स्थिति में लौट रहा है और कांग्रेस धरातल पर जा रही है। कारण तो यही है, मैं कहता हूँ ठीक है कांग्रेस के 37 एमएलए हैं, हमारे 2 एमएलए, और बीजेपी के प्रवक्ता साथी क्या कह रहे थे, एक को 1 0 मिली, दूसरी को 2 0 मिली, 2 सीटें मिली है, 2 0 नहीं मिली। और मैं बताना चाहता हूँ 2009 में बीजेपी की 2 सीट थी जो 2014 में 47 हो गई। तो ये घमंड का जो सिर नीचा में होता है हमेशा, 2 सीटें, 2 के कब सरकार बनाएंगे इनको नहीं मालूम। आज पूरे प्रदेश की हवा देख लीजिए। ओंकार जी, ये बात देखिए, आपके बड़े नेता भी कहते हैं कि कभी बीजेपी की भी 2 सीटें होती थी। सुने, इनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ये 2014 के बाद ठीक है 2019 में 40 सीटें आई, लेकिन सरकार तो इन्होंने बनाई निर्दलियों के साथ, जेजेपी के साथ। अब 2024 में तो इन्होंने इतिहास ही रच दिया। तो आप लोग कब तक ये कहते रहेंगे, इतिहास के राग अलापते रहेंगे कि इनकी 2 सीटें थी? वर्तमान में देखिए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली पार्टी बीजेपी है हरियाणा में, ये लगातार बढ़ रहे हैं। आप लोगों का क्या हुआ? आप लोग पहले 2019 में 1 थे, उससे डबल भी हो गए तो कितने हो गए? 2 हो गए। इसी स्पीड से बढ़ेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? देखिए, तो इनके ये 2 थे, ये राग कब तक अलापेंगे? ज्योमेट्रिक फार्मूला नहीं है 1 से 2, 2 से 4, ऐसा नहीं होता। यहाँ 2 से सीधा 60 पे भी पहुंचा जाता है, 2 से 70 पे भी पहुंचा जाता है। और आप इस बार की हवा देखिए, अभी से अभी 4 वर्ष पड़े हैं प्रदेश में चुनाव के, पहला वर्ष जा रहा है, पहला वर्ष खत्म हुआ है। और आज जो कांग्रेस की परिस्थिति है, जेजेपी तो बिल्कुल ही धरातल पर चलेगी। ये तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी की जो भविष्यवाणी थी, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में ये जो नई पार्टी बनी है इसकी एक भी सीट नहीं आएगी। वो स्पष्ट था।
जो इनके 10 सीट आई थी वो वोट तो इनेलो के थे, वोटर इनेलो के थे जो ये लेके चले गए थे। आज वो सौभाग्यवश हमारे वो सारे के सारे इनेलो के कार्यकर्ता हमारे पास वापस आ चुके हैं। इनेलो 100% पुराने वाले लोग स्वरूप में आ चुकी है। और आप देखना, आप 2 की बात कर रहे हो, मैं मानता हूँ आज 2 है, लेकिन हम 2 होते हुए भी कांग्रेस के 37 से ज्यादा है। कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, बिजली के बिल की बढ़ोतरी हुई, क्या प्रदर्शन किया इन्होंने? पंजाब में ने हरियाणा का पानी रोक दिया, क्या जेजेपी ने प्रदर्शन किया? भी जेजेपी का प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और कह रहा था हम हर एक मामले में प्रदर्शन करते हैं, हर एक मामले को उठाते हैं। अरे जुम्मा अभी तो तुम पैदा हुए, जुम्मा अभी तो तुमने शुरू किया काम, और आज आपने जाके राज्यपाल को ज्ञापन दे दिया। और ये इसलिए दिया क्योंकि आपको अपनी परिस्थिति का पता लग गया। और ये कह रहे हैं जुलाना में हमारी परिस्थिति देख लेना, आप देख लेना जुलाना में, हम भी टीवी पे देखेंगे। ज्योति जी आप भी देख लेना जुलाना में कौन सी कारगुजारी करेंगे। जुलाना में जो 10, 20, 50, 100 लोग आएंगे वो भी इसलिए आएंगे क्योंकि दुष्यंत के टाइम में उन्होंने माल खाया हुआ है, माल हजम किया हुआ है। आज अगर जनता की बात कीजिए, जनता में जेजेपी का आधार बिल्कुल खत्म है, इनेलो अपने पुराने स्वरूप में है, और कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा और अपना नाम खोने की वजह से, क्योंकि कांग्रेस ने जो 2024 में जनता के साथ विश्वासघात किया, उस विश्वासघात की वजह से कांग्रेस अपना स्वरूप और अपना नाम जनता में मिटाने को शुरू हो चुकी है। बीजेपी जिसके राज में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वर्ग परेशान है, वो सिर्फ जुमलों की पार्टी बनकर रहेगी। आज प्रदेश की जनता देख रही है, 2024 में प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नकार कर कांग्रेस का साथ देना चाहा, लेकिन कांग्रेस इसमें फेल रही। कांग्रेस ने जनता के साथ को बुनाया नहीं। जनता ने हमारा साथ दिया होता तो हमारी सीट आती। मैं मानता हूं 2024 में हमारी मात्र 2 सीट आई, लेकिन आप देखना आने वाला समय 100% इनेलो का है। और उसका कारण है क्योंकि इनेलो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वर्ग का मुद्दा उठा रही है। कोई भी समस्या हो प्रदेश की, उसको सड़क से लेकर विधानसभा तक पहुंचाने का काम करती है। और बीजेपी और कांग्रेस ये तो सिर्फ ड्राइंग रूम की पार्टियां हैं, ये धरातल पर काम करने वाले लोग नहीं है। ये पौने 5 साल ड्राइंग रूम में रहते हैं, 3 साल लोकदल संघर्ष तो करता है, झूठे वादे करते हैं। ठीक है, कांग्रेस का भी दावा कि हम भी संघर्ष करते हैं। और आपने ठीक कहा कि कोई इसमें कोई गणित ऐसा नहीं चलता कि 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे। कोई बड़ा करिश्मा राजनीति में कभी भी हो सकता है, संभावनाओं का खेल है। डीडीपी से मेरा सवाल रहेगा, पाठक जी, ये जो राज्यपाल से मुलाकात हो रही है या मुद्दों को भुनाया जा रहा है, उसमें विपक्षी पार्टियों की भी अपनी लड़ाई है, जमीन की, वर्चस्व की, कौन मजबूत है कौन कमजोर है। इनेलो इन दिनों बार बार दावा कर रही है कि अलग अलग दलों से लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कुछ आज भी हुए हैं। खास तौर पर कहा यह भी जा रहा है कांग्रेस के अलावा जो लोग जेजेपी में चले गए थे उनकी घर वापसी हो रही है। अभी ओंकार जी भी कह रहे हैं आप लोग तो विधायकों के लिहाज से भी खत्म हो गए हैं, और जो लोग आप लोगों के साथ चले गए थे लोकदल से वो वापस आ रहे हैं, पुराना लोकदल आ रहा है, अब पुरानी इनेलो। जी ज्योति जी, देखिए मैं तो इनेलो वाले प्रवक्ता को शुभकामनाएं दूंगा कि आपका घरौंडा बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही एक सलाह भी दूंगा कि अपने ये जो बड़े बड़े बोल हैं, बड़ी बड़ी आप जो बातें कर रहे हैं, इन पे थोड़ा सा अंकुश लगाएंगे तो भविष्य में अच्छा रहेगा। क्योंकि 2019 में भी यही हाल था, क्योंकि उसके सलाहकार हमारे को नहीं चाहिए। ओंकार जी आपसे रिक्वेस्ट है सलाह तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप दुष्यंत चौटाला को ही देना, हमारे को ना सलाह। हम आपकी सलाह के बिना बहुत बड़ी अच्छी है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। देखिए 2019 में भी आप 19 विधायकों के साथ थे, 2014 में 19 विधायकों के साथ थे, 2019 में आप 1 विधायक के साथ रह गए थे। मैं इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि हरियाणा की देखिए बड़ी रोचक बात है, जब आप कहते हैं 2014 में 19 थे, एक पार्टी से 2 पार्टी बनी, उसके बाद क्या हुआ 10+1, 19 से दोनों पार्टियां मिलाकर 11 हो गए थे आप लोग। जी देखिए लोकदल का ही तो वोट था ना, ऐसा तो था नहीं कि जेजेपी आज ही बनी, आज ही सारे वोट आज ही क्रिएट हो गए, ऐसा नहीं था। तो इनेलो या पुरानी इनेलो का ही वोट था वो, 19 से आप लोग 11 पर आए थे दोनों मिलाकर, इस बात को भी समझिए। खैर आज की बात करते हैं। जी मैं अतीत में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो केवल जिस तरह से इनेलो वाले प्रवक्ता बात कर रहे हैं, मैं तो केवल उन्हें बताना चाहता था जैसे जियोमेट्रिक आप बात कर रहे थे, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये 1 से 2 से 4 वाली बात नहीं होती। ताऊ देवीलाल ने भी सत्ता में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए थे, तो उनसे सीखना आपको भी चाहिए और हम भी सीख रहे हैं। और दूसरी बात रही कि ये जननायक जनता पार्टी कल राज्यपाल से मिली और उन्होंने प्रदेश के मुद्दों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया, तो ये हम किसी की देखा देखी में कर रहे हैं। देखिए राजनीतिक जमीन पे हर एक राजनीतिक दल अपने लिए संभावनाएं तलाश करता है।
जब हम आज जनता के बीच में जीवित रहेंगे, हम जनता के लिए काम करेंगे, तभी हम कल जनता के बीच में जाके वोट मांगने का भी काम करेंगे, तभी हम उनके बीच में जाके वोट मांग भी सकते हैं। लेकिन अगर जैसे साथी प्रवक्ता बात कर रहे हैं, जिस उससे बात कर रहे हैं कि आप ही सब कुछ करते हैं, आपने जेजेपी को देखा ही नहीं। देखिए, जेजेपी वाले कोई प्रदर्शन करेंगे या कहीं ज्ञापन देने जाएंगे, वो पहले आपके घर होके तो नहीं जाएंगे, वो तो जिसको ज्ञापन देना है उसके दफ्तर में जाके उसको ज्ञापन देंगे। तो कृपया करके अपनी जो टिप्पणियां आप करते हैं, उस टिप्पणियों से पढ़ के जेजेपी के जो पेज है सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं या खबरों में जो जेजेपी के न्यूज रहते हैं, उनको आप देख ले तो वो बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज बात थी, देखिए आज की तारीख में कुछ ये जो आज जो शासन है, आज प्रशासन है, जो काम हो रहे हैं, मैं तो केवल एक चीज कहता हूं, पीछे जीएसटी पे बात हुई कि केंद्र सरकार ने जीएसटी कम कर दिया, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ देख के ये कि जीएसटी जो कम हुआ उसको लेके पनीर के पकौड़े बीजेपी के विधायक बांट रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बांट रहे हैं कि पनीर पे जीएसटी कम हो गया, तो उससे बहुत ज्यादा खुशहाली आ गई। आज हालात देखिए आप, आज हालात क्या है। एक मजदूर, अगर मैं तो इनसे भी कहूंगा प्रवक्ता से कि एक मजदूर जितनी मजदूरी करता है, जितनी दिहाड़ी लेता है, उस दिहाड़ी को लेके एक दिन आप भी बाजार में जाइए और थैला लेके उस दिहाड़ी के साथ घूम के देखिए कि उस मजदूर की दिहाड़ी में उसका थैला कितना भरता है। आज का आलम ये आपने कर दिया है, और आप कहते हैं कि प्रदेश में कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। एक गरीब आदमी, एक गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है। कितना ऑथेंटिक है आपकी बातें। पिछले हम कार्यकाल की बात करें, आप लोग 4.5 साल तक इसी पार्टी के साथ सरकार में थे ना आप लोग? जी बिल्कुल। और आप लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस बात को एडमिट करते हैं कि उसका नुकसान हुआ। गठबंधन नहीं रह पाया, लोकसभा की हम बात करें, उसमें सीट आप लोगों को नहीं मिली, या तमाम उसी वक्त बयानबाजियां जो शुरू हो जाना, या उससे पहले ही जिस तरह से गठबंधन टूट जाना, ये चुनाव में लोगों के जहन में था कि आप लोग बीजेपी के खिलाफ लड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार में तब तक रहे जब तक आप लोग रह पाए। अब आप ये कहें कि बीजेपी ने तो हर वर्ग को परेशान कर दिया, कि तो ये बातों की विश्वसनीयता तो थोड़ी कम हुई होगी आप लोगों की। नहीं ज्योति जी, देखिए मैंने आपको एक चीज कही, आप एक आंकलन आप खुद कर लीजिए। जब तक जेजेपी सत्ता में थी, आप पॉजिटिव पॉइंट्स भी उठाइए ना, जब तक जेजेपी सत्ता में थी 4 साल में क्या 1000 वृद्धावस्था पेंशन नहीं बढ़ी है? आज क्यों नहीं बढ़ पा रही है? जब जेजेपी सत्ता में थी 2023 में सेम ऐसी एक आपदा आई थी, अभी जैसी इस साल आई है, बाढ़ग्रस्त एरिया था, हरियाणा में बाढ़ आई थी, और बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित करवाया कि नहीं करवाया? किसानों के लिए स्पेशल गिरदावरी हुई कि नहीं हुई? किसानों को उनके खाते में मुआवजा मिला कि नहीं मिला? आज आप पूछिए, आज मंडी में किसान बेहाल है, वो तो दुष्यंत जी के कार्यकाल को याद करता है, वो तो बात करता है कि दुष्यंत जी के कार्यकाल में एटलीस्ट ये 72 घंटे के अंदर जो डीबीटी के माध्यम से किसान की फसलों का पैसा मिल रहा था, वो उस टाइम मिल रहा था, आज नहीं मिल रहा है, तो वो तो उस कार्यकाल को याद कर रहा है। मैं तो देखिए एक चीज कहता हूं, आप जो पॉजिटिव पॉइंट्स है आप नेगेटिव उठाइए, मैं मना नहीं करता हूं, विपक्ष भी उठाए, हर कोई उठाए कि हाँ हम भी मान रहे हैं कि हमें बीजेपी के साथ रहने का नुकसान हुआ, लेकिन जो दुष्यंत जी के कार्यकाल में पॉजिटिव पॉइंट्स हुए आप उनको उठाइए। 75% रोजगार जो प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के लिए, लेकिन पॉजिटिव वालों का क्रेडिट तो आप लोगों को नहीं मिला ना। ये तो लग रहा है कि वो क्रेडिट भी बीजेपी को ही मिल गया। वोट के लिहाज से फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिला, जो भी काम हुए। नाराजगी आप लोगों से ही थी, वो चुनाव परिणाम में भी हमने देखा। नेहरा जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, क्योंकि प्रवक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। साथ ही चंडीगढ़ वाला मुद्दा रह गया, ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को इन दिनों घेरा जा रहा है। राज्यपाल से मुलाकात के जरिए चंडीगढ़ को लेकर भी सरकार पर बहुत सारे सवाल के विपक्ष के। देखिए ज्योति जी, एक तो अभी जो जेजेपी के साथी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार में रह के उनको नुकसान हुआ, बीजेपी सरकार में रह के बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ और इनको नुकसान हो गया बेचारों को। हम तो तीसरी बार सरकार में आ गए और ये हमारे साथ रहे तो इनको नुकसान हो गया। नुकसान इसलिए हुआ भैया कि जो डिपार्टमेंट आपको दिए थे वहां ठीक से आप काम नहीं कर पाए। आपको जो डिपार्टमेंट दिए थे अगर वहां ठीक से काम कर लेते तो जनता आपको जिताने का काम करती। जनता ने आपको हराने का काम क्यों किया भैया? क्योंकि आप काम नहीं कर पाए। अपनी जानकारी ठीक कर लो। 200 रुपए पेंशन बढ़ चुकी है। पहले तो मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई साहब, अपनी जानकारी ठीक कर लो। 3000 से 3200 पेंशन हो चुकी है। 200 रुपए हमने अभी बढ़ाया है और 2014 से लेके आज नहीं, वो ये कहते हैं देरी से बढ़ाई। पहले जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही सही, लेकिन जो बढ़ जाते थे उसमें काफी देरी की आप लोगों ने। देखिए ज्योति मैडम, हमने कोई ऐसा झूठा वादा नहीं किया था कि हम 5500 रुपए पेंशन कर देंगे। जिस तरह से इन्होंने वादा किया था कि हम 5500 कर देंगे, वो 5500 का हमारा कोई वादा नहीं था। 2014 से लेके आज तक 2200 रुपए पेंशन हरियाणा के इतिहास में
सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की 32 सरकार ने बढ़ाई है। पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने। इसमें जेजेपी का कोई योगदान नहीं है। जो भी झूठे वादे जनता से करके आए थे, जनता इनको पूरा नहीं कर पाई, तो जनता ने इसलिए इनको नकारने का काम किया है। और जहां तक देखिए आपने हाँ, जो देखिए बात ये की, बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद भी मुख्यमंत्री जब थे मनोहर लाल, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, तब उनसे सवाल भी पूछा था कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 5100 जो वादा कर रही जेजेपी आप लोग पूरा करेंगे, तब भी उनकी ओर से कहा गया था कि हम पूरा नहीं करेंगे। तब तो जेजेपी साथ में भी थी, तब भी क्लियर किया गया था कि हमारा वादा नहीं था, महंगाई भत्ता के हिसाब से हम पूरा करेंगे। देखिए हमने डंके की चोट पे कहा था कि हमने झूठा वादा नहीं किया, हम 5100 नहीं कर सकते, हम 5100 नहीं कर सकते, तो हमने कोई वादा नहीं किया। जिन्होंने वादा किया था वो नहीं कर पाए, और हमने वादा ना करके भी, देखिए जब से हरियाणा बना है 1 नवंबर 1966 से लेके 2014 तक लगभग 47-48 साल के समय में पेंशन बढ़ती 1000 पहुंचती है, और 2014 से लेके आज 2025 में लगभग 11 साल में हमने उसको 2200 रुपए बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ। और जो पेंशन भोगी हैं, जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो प्राप्त करते हैं, चाहे छोटा एक सिंगल लाइन, एक बहुत छोटा सा जवाब चंडीगढ़ को लेकर भी फटाफट दे दीजिए। जो ये कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ को लेकर जो कि राजधानी की बात हो, विधानसभा की बात हो, इन्हें लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा है आप लोगों को। देखिए अभी उसमें इस विषय पे अभी मैम देखिए चर्चा चल रही है केंद्र से। इस विषय पे कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा ज्योति जी, जब तक कि कोई एक प्रॉपर एक सरकार की राय नहीं बनती है इस विषय में अभी, क्योंकि इसमें ये प्रक्रिया चली हुई है। पहले इस प्रक्रिया को एक बार पूरा होने दीजिए, उसके बाद इसमें तय करते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि किसान और खिलाड़ियों पे जो लोग बात करते हैं, हुड्डा साहब ने सेक्शन 4 और 6 का नोटिस लगा करके कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जमीन हड़पने का काम किया। आज भी जमीन घोटाले के मामले हुड्डा साहब और वाड्रा साहब के ऊपर चल रहे हैं। अभी आपने देखा पीछे उन पर हल्ला भी खूब मचा था। और इनेलो के साथी जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, इन्होंने तो कंडेला कांड में किसानों की छाती में गोली चलवाई थी, मरवाया था किसानों को। आज भी किसान डर जाता है कंडेला कांड के नाम से, इसीलिए इन लोगों को जनता काम किया जी नेहरा जी, ठीक है, आपकी बात पूरी हुई। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो किस तरह से लोक भवन में जाकर विपक्ष लगातार ज्ञापन देकर सरकार को घेर रहा है, इसी मुद्दे पर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।